तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंटों का फिर से स्वागत है। और आज सेट 2 का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें भी 46 क्वेश्चन है, लेकिन एक सेट में 2 बार का हम पढ़ा रहे हैं, चूँकि 1 से लेकर 23 तक आज बताएंगे। और एक क्वेश्चन जितने सेट 1 2 3 4 5 सेट तक हम देंगे, जिसमें वही 45-46 अप्रॉक्स क्वेश्चन है, जो खासकर जो फरवरी में आप अकाउंट की परीक्षा देने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें 100 पूछेगा और आपको 50 को ही सही करके आना है। तो उस 50 के लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए आप इसको सही ढंग से देखिए। बाकी चीज़ आप परीक्षा देकर निकलिएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि क्या हम बोल रहे हैं। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चन देखा जाए, एक्सपेंडिचर पर मतलब ओवर इनकम को क्या कहा जाएगा। देखिए, अगर व्यय पर आय की अधिकता यानी यहाँ ये हो गया एक्सपेंडिचर जो है, और ये हो गया इनकम अधिक हो, एक्सपेंडिचर से इनकम अधिक हो, तो उस अवस्था को बोला जाता है सरप्लस। इसका हिंदी होता अधिशेष। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति है। देखिए, कह रहा है कि बताइए, जो 4 ऑप्शन दिया है, इस 4 ऑप्शन में से कौन से कैपिटल रिव्यून है। कैपिटल रिव्यून पूछा है, इसका इंग्लिश होता है कैपिटल रिव्यून। देखिए, तो इसमें जो दान होता है कैपिटल रिव्यू नहीं होता है, कैपिटल रिव्यू नहीं होता है। ये इनकम एक्सपेंडिचर खाता में जाता है, चंदा भी इनकम एक्सपेंडिचर खाता में जाता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी इनकम एक्सपेंडिचर खाता जाता है। जो कैपिटल रिव्यू होता है वो है आजीवन सदस्यता शुल्क, यानी इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो इनकम एक्सपेंडिचर बनता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, और बैलेंस शीट बनता है, जो बैलेंस शीट में जाता है उसको पूछ रहा है। तो बैलेंस शीट में जाता है आजीवन सदस्यता शुल्क, इसलिए इसे कैपिटल प्राप्ति या कैपिटल रिव्यू इंग्लिश में बोला जा सकता है। तो इसका आंसर बी होगा। एक समान साझेदारों में अधिकतम संख्या क्या। देखिए, और पुराना किताब पढ़िएगा तो थोड़ा सा इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखिएगा। ये अभी करंट में एग्जाम होगा, करंट में सवाल आएगा, समान साझेदारी अधिकतम संख्या कितना है। तो पहले 20 था, लेकिन आज के डेट में वर्तमान 2013 में जो एक्ट आया है, 13 के हिसाब से अधिकतम पार्टनरों की संख्या 50 हो गया है। इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। 2013 के अनुसार पार्टनरशिप एक्ट में एक संशोधन किया गया, जिसमें पार्टनरों की संख्या 2 से लेकर 50 तक कर दिया गया। इसलिए मैक्सिमम 50 और मिनिमम 2 होता है। ये आपका 1 नंबर आंसर सही होगा। निम्न में से कौन से अलाभकारी संगठन नहीं है। देखिए, अलाभकारी संगठन नहीं है। तो देखिए, महाविद्यालय जो है अलाभकारी संगठन है, ये है, अस्पताल है, पुस्तकालय है, ये सब जो संस्था तीनों हम रखे हैं, ये तीनों संस्था समाज के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए खोला जाता है। और जो एक ऑप्शन आ रहा है सर्जनी कंपनी, ये लाभ कमाने के लिए खोला जाता है, इसलिए ये ऑप्शन आउट है, ये अलाभकारी संगठन नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। चलिए, अगला पॉइंट, त्याग अनुपात निकालना पड़ता है। देखिए, हम लोग रेशियो पढ़े हैं, कभी त्याग निकाला जाता है, नहीं सेक्रीफाइस रेशियो, कभी गेनिंग रेशियो। तो ये क्यों निकाला जाता है, इसको ध्यान रखना है। तो त्याग अनुपात यानी ये सेक्रीफाइस रेशियो कब निकालना पड़ता है, तो साझेदार के मृत्यु पर नहीं, साझेदार के मृत्यु पर गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। साझेदार के प्रवेश पर त्याग अनुपात निकाला जाता है, ध्यान रखेंगे। और इस पर निकाला जाता है प्राप्ति अनुपात, याद रखिएगा। और साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर भी प्राप्ति अनुपात निकाला जाता है, और साझेदार के पुनर्गठन पर भी प्राप्ति अनुपात निकाला जाता है। यानी त्याग अनुपात एक ही कंडीशन होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करे तो उस समय हम लोग को त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि वहन को कहते हैं। देखिए, पुनर्मूल्यांकन, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाते हैं आप लोग, उसमें लाभ हानि का जो वहन को क्या कहते हैं, पुराने सदस्यगण। देखिए, जो
रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, उसमें कभी लाभ होता है कभी हानि होता है। उस लाभ या हानि को कौन पार्टनर लेते हैं? तो पुराने सदस्यगण लेंगे, नया साझेदार नहीं लेगा। सभी साझेदार नया पुराना हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन खत्म, अंशधारी खत्म है। इसमें रिवैल्यूएशन का जो भी लाभ हानि होगा सिर्फ पुराने साझेदार द्वारा लिया जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए होगा। साझेदारी अधिनियम प्रावधान करता है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा छोड़े गए उसके पूंजी शेष पर किस दर से ब्याज मिलना चाहिए। देखिए, साझेदारी अधिनियम जो पार्टनरशिप एक्ट बना है और कोई पार्टनर रिटायर हो रहा, अवकाश ग्रहण करता है और उसके द्वारा किसी प्रकार का पूंजी छोड़ देता है, कुछ दिन के बाद लेना चाहेगा, कुछ दिन के लिए छोड़ देता है, तो उस पूंजी का अलावा उसको ब्याज भी मिलना चाहिए। तो ब्याज कितना मिलना चाहिए? तो 6%। याद रखिएगा, ब्याज 6% मिलना चाहिए। मृतक साझेदार के निष्पादन को साझेदार के मृत्यु तिथि के देय तिथि पर ब्याज की दिया जाएगी। ठीक है, मृतक साझेदार, कोई साझेदार मर जाता है, डेट ऑफ पार्टनर हो जाता है, तो उसके निष्पादक यानी उसके निष्पादक मतलब एक्स्यूटर की मृत्यु साझेदार के देय तिथि से, मृत्यु के देय तिथि से ब्याज की राशि दिया जाएगा। कितना परसेंट? देखिए, एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें जनरली ब्याज 6% होता है, याद रखिएगा। फर्म के विघटन पर, देखिए जब फर्म विघटन होता है यानी फर्म का समापन होता है, या इंग्लिश में बोला जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो उस अवस्था में बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, इसको बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? तो देखिए, कोई भी फर्म तोड़ा जाए तो एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है, वो आपको कहाँ जाता है? वसूली खाता में जाता है। इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट हो, बैंक लोन हो, क्रेडिटर हो, ये सब कहाँ जाएगा? वसूली खाता में जाएगा, रिलायसन अकाउंट में जाएगा। कभी देखिए, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चलिए, रिलायसन में जाएगा। चलिए अगला पॉइंट, फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते, देखिए फर्म के मतलब जो फर्म समाप्त होता है, फर्म तोड़ दिया जाता है, फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट बाकी को भुगतान किया जाएगा। देखिए, सब साझेदार को होता है, जो भी पार्टनरशिप का क्रेडिट बैलेंस आएगा उसके पार्टनर को ही लेना है और लाकर देना है, इसलिए इसमें तीसरा किसी को जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्रेडिट हो या डेबिट बैलेंस, दोनों साझेदार को लेना रहता है। वसूली खाता क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा, सवाल पूछने जा रहा है आपको। वसूली खाता व्यक्तिगत है कि नाम मात्र है कि वास्तविक है कि कोई नहीं है? ये आपको 11 क्लास का रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट अगर पढ़ रहेंगे तो इसका समझ में आ जाएगा। वसूली खाता में सिर्फ नाम मात्र का नॉमिनल अकाउंट है, इसमें रियल, देखिए व्यक्तिगत मतलब पर्सनल लिखा जाता है, इसमें होता है रियल, ये होता है नॉमिनल। तो देखिए, नाम मात्र खाता का चर्चा सिर्फ वसूली खाता में होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा 11 का बी नंबर होगा। वसूली खाता लाभ हानि का बंटवारा साझेदार के मध्य होता है। वसूली खाता जो रिलायसन अकाउंट बनाते हैं, तो रिलायसन अकाउंट बनाते हैं, उसके जो लाभ हानि होता है लाभ विभाजन अनुपात में बटाता है। पूंजी वसूली खाता में देखिए, ये नहीं होगा, ये दोनों में, तो ये होगा लाभ विभाजन अनुपात में बंटवारा किया जाएगा, प्रॉफिट लॉस में बांटा जाएगा। फर्म के समापन होने वाले व्यय को क्या कहते हैं? जो फर्म का समापन होता है, फर्म के समापन के एवज में जो व्यय किया जाता है उसे वसूली व्यय कहा जाता है, रिलायसन एक्सपेंस कहा जाता है। साझेदार द्वारा फर्म की ऐच्छिक समापन किया जा सकता है? हाँ जी, ऐच्छिक समापन किया जा सकता है। किस शर्त पर? तो बहुमत के आधार पर। अगर ज़्यादा पार्टनर है, उसमें ज़्यादा समापन करने की दृष्टि में जा रहा है, तो वहाँ पर बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी मिला था। साझेदार के आहरण में ब्याज कम किया, देखिए साझेदार जो होता है, पार्टनर होता है, फर्म से जो पूंजी ड्राइंग करता है उस पर ब्याज जो लगता है वो कहाँ से कम किया जाता है? साझेदार के पूंजी खाते से कम किया जाता है। साझेदार के पूंजी खाते में देखिए, साझेदार अगर पैसा निकाल लिया तो उसके पूंजी खाता में कम करेंगे, और उस पर ब्याज लग रहा है वो भी उसके पूंजी खाता से ही कम करेंगे, इसलिए इसका आंसर 1 नंबर होगा। अगला सवाल, फर्म के विघटन पर, देखिए फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को कहाँ हस्तांतरित करें? देखिए, जो फर्म तोड़ा जाता है, जैसे A, B, C 3 गो है, मान लीजिए C का लोन है,
लोन कहाँ ट्रांसफ़र आप लोग करते हैं, तो वसूली खाता में नहीं भेजा जाता है। पार्टनर का लोन वसूली खाता नहीं होता है, साझेदार का ऋण खाता भी नहीं बनता है, चालू खाता भी नहीं जाता, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होता अगर आता रोकड़ खाते में या बैंक खाते में जाता तो ये सही है कि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसका व्यक्तिगत उसका ऋण है तो उसके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट किया जाता है। तो ये 16 नंबर हुआ। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है पता नहीं, ये इसको छोड़ दीजिए। साझेदार के आहरण ब्याज का व्यय किया जाता है पूंजी खाते से। लाभ देखिए 17 जो पॉइंट है थोड़ा सा देखेंगे। साझेदार का जो पूंजी पर आहरण पर जो ब्याज लगता है वो साझेदार के पूंजी खाते से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा किसको कहा जाता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दिखाए गए रोकड़ शेष को समापन के समय दिखाते हैं। देखिए आर्थिक चिट्ठे में रोकड़ शेष को समापन के समय कहाँ दिखाया जाता है, तो रोकड़ खाते में दिखाया जाता है। देखिए कैश को कैश खाते में दिखाया जाता है, इसलिए 18 का आंसर आपका बी नंबर आंसर होगा। जो मैथ बनाते थे तो बैलेंस शीट था, उसमें कैश को कहाँ ले जाकर लिखते थे, वो रोकड़ खाते में लिखते थे। संयुक्त पूंजी कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो शेयर वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसी चैप्टर का नाम है। ये उस चैप्टर का क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर होता है वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति। एक नंबर ऑप्शन से होगा, याद करने वाला चीज़, समझने वाला चीज़ नहीं है। अंश आवंटन खाता क्या, देखिए अंश आवंटन का मतलब था शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या है, व्हाट इज ए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। व्यक्तिगत खाता होता है, यानी ये शेयर अलॉटमेंट होता है व्यक्तिगत, पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होगा, इसको समझेंगे। एक नई कंपनी अंश निगमन नहीं कर सकती है। देखिए एक नई कंपनी माने जो नया कंपनी होता है जब शुरू में स्थापित होता है तो शेयर इशू करती है। तो शेयर किस टाइप का इशू नहीं कर सकती है, अंश किस टाइप का निर्गमन नहीं कर सकती है, समूल पर नहीं। समूल पर 10 का 10 वह इशू कर सकती है, अंकित मूल्य 10 है। कटौती पर नहीं कर सकती है, बस याद रखना। प्रीमियम पर कर सकती है, मतलब कंपनी का नियम है कोई नया कंपनी हो तो 10 का 10 बेचे, 10 का चीज़ 12 में बेचे, लेकिन 10 का चीज़ 8 में ना बेचे, इसलिए गलती हो जाता है। इसलिए कटौती पर कोई नई कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। चलिए सेबी द्वारा, माने देखिए जो शेयर मार्केट में हम लोग शेयर बेचते हैं उसका बोर्ड है सेबी द्वारा, उसी बोर्ड का नाम है सेबी। सेबी आप थोड़ा सा पढ़ेंगे BST से। सेबी अधिकृत पूरे निर्गमन के विरोध न्यूनतम अभिवादन क्या होना चाहिए, देखिए ये थोड़ा सा याद करने वाला चीज़ है। 22 का याद कीजिएगा, इसमें कितना अधिकतम कर सकता है, तो 90% मतलब अभिवादन कर सकता है। यानी कोई कंपनी अगर नया है तो पूरा का पूरा शेयर अपना इशू नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि आपको 10,000 शेयर का लाइसेंस मिला है 100 रुपये के दर से, तो आप इसमें से अधिकतम 9,000 शेयर ही जारी कर सकते हैं, अभिवादन कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ही 90% याद रखिएगा कि अधिकतम 90% से ज़्यादा नहीं कर सकता है। अंशों के प्रीमियम की अधिकतम सीमा है, अंशों की प्रीमियम की अधिकतम सीमा है 23 नंबर। तो इसमें थोड़ा सा आंसर नहीं है, हम अपने ओर से रख देते हैं। डी नंबर आंसर होगा, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। टाइपिंग मिस्टेक है, अगला आ जाएगा। तो अंश, अगर हम अंश को अपने प्रीमियम बेचते हैं, शेयर को प्रीमियम में बेचना चाहते हैं तो उसमें कोई लिमिट नहीं कि 10% ज़्यादा वसूलना विषय। आपकी शेयर आप जितना ज़्यादा वसूल सकते हैं वसूलिए। पब्लिक खरीदना चाहेगा तो खरीदेगा, नहीं खरीदना चाहेगा तो नहीं खरीद। इस तरह हम लोग क्या करें कि 1 से लेकर 23 सेट क्वेश्चन देखें सेट नंबर 2 का, फिर कल 24 से लेकर 26 तक देखेंगे। ज़्यादा समय आपको वीडियो क्लास में नहीं ले रहे हैं, 20 मिनट 22 मिनट का वीडियो आ रहा है, इसलिए आप इसको देखिए, क्योंकि इंटर की परीक्षा आपको देना है। और जब क्वेश्चन पेपर हाथ मिलेगा तब पता चलेगा कि यही सारे क्वेश्चन उस पेपर में है, ठीक है। इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसको याद भी कर लीजिए। जिसका प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो को पॉज कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। चलिए आज क्लास में इतना ही, फिर मुलाकात होगा, तब तक सभी को धन्यवाद।